गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने NARCL के तक पढ़ा था। आज इससे आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, इस बात नहीं पढ़ेंगे, सरकार द्वारा आज पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं GNPA और NNPA क्या होता है। GNPA क्या होता है, NNPA क्या होता है, प्रावधान प्रोविजनल क्या होता है, दवा वाली परिसंपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले GNPA मतलब होता है ग्रॉस NPA, सकल NPA, और होता है NNPA, नेट NPA। ठीक। तो बैंक जो है, सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक अपना तुलन पत्र में क्या क्या दिखाती है। तो बैंक के तुलन पत्र में पहले एक तरफ होता है देयता, और दूसरी तरफ होता है क्या, परिसंपत्ति। परिसंपत्ति होता है, दूसरी तरफ होता है परिसंपत्ति। ठीक। तो जैसे यहाँ पे जमा होता है, जमा स्वीकार होता है, यहाँ पे उधार दिया जाता है यहाँ से। तो मान लिया जाए कि कोई बैंक है जो अपना 100 रुपया उधार दिया है, जिसमें ये 30 रुपया जो क्या हुआ, 30 रुपया हो गया NPA हो गया। तो बैंक जो है RBI से स्वीकृति प्राप्त करके इसको जो है ना बट्टे पे रखता है। यहाँ जो है ना बट्टे, फिलहाल ये एग्जाम्पल बता दीजिए, इसको पढ़ेंगे। इसको बट्टे पे रखा जाता है RBI से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद। तो ये जो 30 रुपया का NPA होता है, इसका प्रावधान जो है ना यहाँ पे रखा जाएगा। 100%, मतलब जितना NPA हुआ होगा उसका 100% NPA का 100% जो है प्रोविजनल मतलब प्रावधान को यहाँ रखा जाएगा देयता में। मतलब बैंक RBI के स्वीकृति के अनुसार RBI बोलता है कि आप जितना भी NPA को आप बट्टे पे रखते हैं, इसलिए ऐसा इसलिए रखा जाता है कि और ज़्यादा NPA यहाँ पे दिख जाएगा उधार में, कि मान लिया जाए कि 100 रुपया दिया गया है और मान लिया जाए कि 70 रुपया उधार दे दिया गया है। उधार दिया गया था 100 रुपया में, 100 रुपया उधार दिया गया, जिसमें कि 70 रुपया NPA अगर दिखेगा तो इससे क्या होगा, बैंक का, अगर बैंक शेयर बेच रही है अपना, उसका शेयर का मूल्य कम हो जाएगा। ठीक। इसलिए वो RBI से मतलब स्वीकृति प्राप्त करने के बाद RBI को बोला जाता है, RBI बोलती है कि आप जितना जो बट्टे पे रखना चाहते हैं, जितना भी, उसका 100% प्रोविजनल जो है आप रखेंगे इस पे, देयता पे रखिएगा। देयता पे रख दिखाया जाता है, ताकि बैंक कभी भी, अगर बैंक इसको नहीं चुका पा रही है, मतलब NPA पूरा कर नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो इसका रुपया जो देना पड़ेगा वो यहाँ से देना पड़ेगा प्रोविजनल से। ठीक। तो वही दिखाई दिए, तो उतना बताएं, अब आगे इसको पढ़ते हैं। तो आज FSR भी पढ़ेंगे और बट्टे खाता भी शुरू करते हैं। राइटिंग ऑफ क्या होता है, राइटिंग ऑफ वही जो जैसे होता है ना, यहाँ पे राइटिंग ऑफ किया गया कि जो यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको एक तरह से व्हाइटनर के अनुसार उसको ढका गया है, ना कि खत्म हुआ। ये NPA जो 70 रुपया है वो रहेगा ही, बस इसको ढका गया है ताकि उसका जो तुरंत पत्र है अच्छा दिख सके। अब पढ़ते हैं बट्टे। राइटिंग ऑफ क्या होता है, बैंक अपने, वही जो हम बता रहे थे, बैंक अपने तुलन पत्र को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए RBI की अनुमति से अपने NPA को बट्टे खाते में रख सकता है, किंतु RBI उसके बदले बैंकों को 100% का प्रावधान है यहाँ पे, प्रावधान करने के लिए कहता है। बट्टे खाते में रखे गए NPA का अर्थ ऋण माफी नहीं है। इसे NPA इस प्रकार GNP में जो होता है, GNP बराबर होता है NNPA प्लस प्रावधान, और NNP का बराबर होता है GNP माइनस प्रावधान। सबसे बेहतर NPA को प्रदर्शित कौन करता है, सबसे बेहतर NPA को प्रदर्शित कौन करेगा, GNPA सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शित, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रावधान भी प्लस होता है। इसके अंदर जो है, इसमें प्रावधान भी है, तभी ना यहाँ पे अगर GNP से NNPA निकालना होगा तो इसमें माइनस किया जाता है प्रावधान, तब जाके NNPA प्राप्त होती है। इसलिए NNPA का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला GNPA होता है, ग्रॉस NPA। अब पढ़ते हैं दवा वाली परिसंपत्ति। NPA प्लस ऋण का पुनर्गठन प्लस बट्टे खाते में रखा गया लोन। बट्टे खाते में जो भी पढ़ चुके हैं वही, तुलन पत्र के लिए जो किया जा रहा है प्रोविजनल, यह हो गया बट्टे खाते में। लेकिन ये क्या है, ऋण का पुनर्गठन। ऋण का पुनर्गठन का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपया NPA हो गया है, तो इसके बदले मान लिया जाए कि 10 रुपया ब्याज देना पड़ रहा था,
तो इस और ब्याज देना पड़ रहा था और 12 मंथ के लिए था। तो इसका पुनर्गठन करने के लिए क्या करेगी, इसको 12 मंथ की जगह पे अब 24 मंथ कर देगी ताकि आसान हो। और ये जो 10% इसको 8% कर सकती है। ठीक, या तो दोनों कर सकती है, या तो डेट को टाइम बढ़ा देगी तो ब्याज कम कर देगी, बाद में टाइम बढ़ेगा तो ब्याज कम हो जाएगा, या ऐसा कर सकती है टाइम बढ़ा देगी लेकिन ब्याज वही रहेगा, दोनों कर सकती है। तो यही हुआ ऋण का पुनर्गठन। और एनपीए मतलब वैसा है जैसे मान लिया 100 रुपया एनपीए हुआ, ठीक ना, तो 100 रुपया में 70 नहीं कहते हैं, 50 को एनपीए रहने दिए, ये वाला एनपीए, ठीक, और इसमें से 10 सॉरी 40 का पुनर्गठन कर दिया और बचा यहाँ पे 10 जो बट्टे में है उसको बट्टे में डाल दिया, टोटल हो गया 100। यही हुआ दबाव वाली परिसंपत्ति। ये सारी दबाव वाली परिसंपत्ति हुई। दबाव वाली परिसंपत्ति का मतलब जिसके बदले ब्याज मिल नहीं रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, बैंक जो ब्याज ले रहा था वो नहीं प्राप्त हो रहा समय पे। यही हुआ, ठीक ना। जैसे 100 रुपये का एनपीए, फिर से बता रहे 100 रुपये का एनपीए हुआ जिसमें कि 50 रुपया जो है ये एनपीए हो गया जिसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है अभी, और 40 रुपया का पुनर्गठन कर दिया गया है, ऋण का पुनर्गठन भाई ये वाला, या तो टाइम बढ़ा दिया या तो ब्याज दर कम कर दिया या दोनों कर दिया गया। और बट्टे के खाते पे वही तुरंत पत्र को अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए तुरंत पत्र इसको प्रोविजनल में रखा गया होगा 10 रुपये को, ठीक। ऋण के पुनर्गठन का अर्थ है बैंक ऋण के ब्याज दर को या तो कम करता है या ऋण की अवधि को बढ़ा देता है। जैसे एनपीए की वसूली हो सकती है, इसे ही ऋण का पुनर्गठन कहा जाता है। दबाव वाली परिसंपत्ति हमेशा बैंक की एनपीए से अधिक होता है, बैंक की एनपीए से अधिक होता है। दबाव वाली संपत्ति जो बैंक की एनपीए से हमेशा अधिक होता है। वही क्यों होगा एनपीए से अधिक, दिखाते हैं। देखिए बैंक की एनपीए से अधिक इसलिए होगा कि मान लिया जाए कि 100 रुपया दबाव वाली परिसंपत्ति है जिसमें 50 रुपया एनपीए हो गया, 40 रुपया का पुनर्गठन किया गया और 10 रुपया को प्रोविजनल में रखा गया। तो वाजिब है ये एनपीए है, ये पुनर्गठन वाला है, और ये 10 रुपया जो है प्रोविजनल में प्रावधान में रखा गया है। तो वाजिब है कि दबाव वाली परिसंपत्ति हमेशा एनपीए से अधिक ही होगी। एवरग्रीनिंग लोन ये क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है बैंक एनपीए की वसूली के लिए ग्राहकों को एनपीए के बराबर मूल्य का उधार देते हैं। ग्राहक को एनपीए के बराबर मूल्य का उधार देते हैं जिसका भुगतान उन्हें एनपीए को चुकाने के लिए करना होता है। इसे ही एवरग्रीनिंग लोन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है बैंक एनपीए की वसूली के लिए जो है ग्राहक को एनपीए के बराबर मूल्य का उधार देते हैं जिसका भुगतान उन्हें एनपीए के चुकाने के लिए करना होता है। ये कोई अच्छा तो है नहीं लेकिन फिर भी इसका बता रहे हैं कोई अच्छा चीज़ नहीं है एवरग्रीनिंग। मान लिया जाए कि 100 रुपया आप कभी उधार दिए थे बैंक से, जिसमें आप 70 रुपया अभी तक बैंक को उधार चुका चुके हैं। अब बचा 30 रुपया, तो 30 रुपया के बराबर ये जो 30 रुपया एनपीए हो गया है, बैंक जो है आपको 30 रुपया का के बराबर मूल्य का एनपीए के बराबर मूल्य का उधार देगी। तो मतलब 30 रुपया का बैंक आपको उधार देगी, जिससे आप क्या कीजिएगा, इसको ये 30 रुपया का उधार जो एनपीए को चुका दीजिएगा। यही हुआ इसका मतलब। इससे ये होता है कि इससे ये दिखता है कि चलिए जैसे बैंक का इसमें ये होगा कि 30 रुपये जैसे बैंक का एनपीए बन चुका था, तो ये जो चुका दिया गया तो अब ये दिखेगा ना बैंक का कि ये 30 रुपये का एनपीए अब समाप्त हो गया। तो बैंक इसको अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, इसमें भी सेम वही बात है, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए कि बैंक एनपीए का वसूली कर रही है, उसको दिखाने के लिए और उसके बदले उधार दिया जाता है, ताकि बैंक का जो प्रदर्शन पब्लिक के बीच दिखे कि बैंक जो है एनपीए वसूल कर सकती है या कर रही है। अब पढ़ते हैं एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इसे आरबीआई द्वारा जो है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति और बैंकों के वर्तमान एनपीए को प्रदर्शित करता है। एफएसआर रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार बैंकों का एनपीए वर्तमान में सबसे कम है। बैंकों का एनपीए वर्तमान में कम है। जीएनपी 4% और एनएनपी 1%। जीएनपी में प्रावधान होता है इसलिए 4% है, और एनएनपीए इसमें 1% होता है, तो इसमें प्रावधान नहीं होता है, प्रोविजनल नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा एनपीए को कम करने का प्रोजेक्ट सशक्त वर्ष 2018 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए को कम करने के लिए
सुनील मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके सिफारिश पर प्रोजेक्ट सशक्त को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट सशक्त के अंतर्गत समिति द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक के एनपीए को 3 श्रेणी में बांटा गया। प्रोजेक्ट सशक्त का जिसका अध्यक्ष जो है सुनील मेहता समिति, 3 भागों में बांटा गया। 50 करोड़ एनपीए से कम हो, यहाँ बैंक स्वयं 90 दिन और के भीतर जो है 90 दिन के भीतर समाधान योजना बनाए, जिसमें एसएमई समाधान योजना, जिसे एसएमई समाधान योजना कहा जाता है। मतलब ये कहा जा रहा है जहाँ किसी बैंक का जो 50 करोड़ एनपीए जो है इससे कम है, तो मतलब 90 दिन के अंदर जो बैंक खुद है ना अपना समाधान योजना बनाए। फिर वही है दूसरी तरफ यदि पीएसपी का एनपीए 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए से कम हो, तो यहाँ अग्रणी लोन बैंक लीड बैंक स्कीम को अपनाया जाएगा। लीड बैंक का मतलब जान रहे हैं कि एक जगह पे बहुत सारे बैंक है जिसमें से एक बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है। यहाँ अधिक एनपीए वाला बैंक जो है, अधिक एनपीए वाला बैंक 180 दिन के भीतर समाधान योजना बनाए, वरना यह मामला एनसीएलटी को भेजा जाएगा। समझौता में असहमति ना हो, इसलिए वर्ष 2019 में बैंक द्वारा जो है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट अंतरदाता करार ऋणदान पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता का उद्देश्य जो है 50 करोड़ या उससे अधिक का एनपीए जो ससंग उधारी के अंतर्गत आते हैं उसका तेजी से समाधान किया जाए। यदि यह समाधान योजना तुरंत बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे लागू कर दिया जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा जैसे 500 करोड़ से अधिक के एनपीए को शामिल किया जाता है। यहाँ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी संपत्ति प्रबंधन निगम के गठन का प्रावधान किया गया है, जो बाजार में जब्त की गई संपत्ति का विक्रय कर एनपीए को वसूल करने का प्रयास करते हैं। एएमसी वही मतलब कबाड़ी वाला टाइप का जो रहता है ना। इंद्रधनुष मिशन, इसके लिए इंद्रधनुष मिशन लाया गया। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष के नाम से सरकार द्वारा 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं। बच्चे के टीकाकरण से संबंधित, कृषि में इंद्रधनुषीय क्रांति, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 7 सूत्री सुधार जिसमें A+G, जिसे A+A2G कहा जाता है, मतलब A2G। पहला ए है अपॉइंटमेंट। पूर्व में प्राइवेट सेक्टर बैंक में चेयरमैन और एमडी प्रबंधक दोनों पद पर एक ही व्यक्ति नियुक्त होते थे, जिसे सीएमडी कहा जाता था। किंतु अब चेयरमैन और एमडी का पद अलग अलग हो चुका है, जिसकी नियुक्ति बैंक के बाहर से भी की जा सकती है। दूसरा बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया। इसका अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार के सचिव रैंक का होता है। वर्तमान में अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा है। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें सरकार और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। बीबीबी का मुख्य कार्य जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में सरकार को सलाह देना है। इस प्रकार यह एक सलाहकारी बोर्ड है। साथ ही यह बैंक को बाजार से पूंजी जुटाने के संदर्भ में भी तथा अपनी पूंजी को बढ़ाने के संदर्भ में भी सलाह देने का कार्य करता है। समिति का गठन वर्ष 2014 में गठित पीजे नायक समिति के सिफारिश पर किया गया। सी, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण एसबीआई ने पीएसबी में एनपीए के बढ़ने से उसकी पूंजी कम होने लगती है। सरकार सहायता के रूप में प्राइवेट सेक्टर बैंक को समय समय पर पूंजी का अंतर्वेशन करती है। सरकार द्वारा पूंजी के अंतर्वेशन में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाती है, किंतु यह वृद्धि लगातार नहीं होती है। इसके बाद डी, डिस्ट्रेस, दबाव से मुक्ति। प्राइवेट सेक्टर बैंक को सरकार के दबाव से मुक्त करना चाहिए। ई, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। प्राइवेट सेक्टर बैंक को आपस में विलय करके उसे अधिक सशक्त बनाया जाए। एफ, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। प्राइवेट सेक्टर बैंक में उच्च अधिकारियों को जवाबदेही बनाया जाए। जी, गवर्नेंस, सुशासन।
प्राइवेट सेक्टर बैंक में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुशासन पर जोर देना चाहिए, अर्थात मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट अधिक अधिक जोर देना चाहिए। आईबीसी 2016 इंश्योरेंस एंड बैंकरप्ट कोड 2016 दिवाला और दिवालापन संहिता 2016। दिवाला जब किसी व्यक्ति या कंपनी की कुल देयता उसकी कुल परिसंपत्ति से अधिक हो जाए तो वह व्यक्ति या कंपनी दिवाला हो जाता है। जैसे इधर जमा होता है जो देयता होता है और ये इधर परिसंपत्ति होता है, मतलब ये कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए तो इसे दिवाला की स्थिति कहा जाता है। जब कोई दिवाला व्यक्ति या कंपनी एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया से स्वयं को दिवाला घोषित कर दे तथा वह इस प्रक्रिया के द्वारा दिवाला की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करे तो उसे दिवालापन कहते हैं। मतलब ये सब होने के बाद इससे कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत इससे बाहर अगर निकला जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया को दिवालापन कहते हैं। बैंक को लेनदार कहा जाता है। बैंक दो प्रकार के होते हैं। बैंक उधार है। बैंक दो प्रकार का उधार देता है, एक सुरक्षित उधार होता है, एक असुरक्षित उधार होता है। जहाँ बैंक गिरवी के रूप में संपत्ति रखता है उसे सुरक्षित लोन कहते हैं, और जहाँ पे गिरवी के रूप में संपत्ति नहीं रखता उसे असुरक्षित उधार कहा जाता है। बैंक लेनदार होता है, इसका मतलब है कि जैसे बैंक उधार दिया किसी व्यक्ति या कंपनी को, इससे जो बैंक ब्याज लेती है, इसलिए बैंक को लेनदार कहा जाता है। जो उधार देती है वो लेनदार होता है। कंपनी दो प्रकार के उधार ले सकती है। यदि कंपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती है तो उसे वित्तीय लेनदार कहा जाता है, और यदि कंपनी बाजार में या व्यापारी से उधार लेती है तो उसे गैर वित्तीय लेनदार कहा जाता है। जैसे कंपनी जो है उधार ले रही है बैंक से तो इसको कहते हैं वित्तीय लेनदार, और बाजार में व्यापारियों से उधार देगी तो यह हो जाएगी गैर वित्तीय लेनदार। मतलब ये बैंक इसमें लेनदार हो रही है क्योंकि बैंक से कंपनी उधार ले रही है तो इसको ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को, या तो बैंक को या तो बाजार में व्यापारी को। तो व्यापारी इसमें गैर वित्तीय लेनदार हो गया, और इसमें बैंक जो होगा अगर बैंक से लिया जाएगा तो बैंक हो जाएगा वित्तीय लेनदार। आईबीसी की प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण संस्था भाग लेती है। आईबीबीआई इंसॉल्वेंस एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड। आईबीबीआई एक होता है आईपी इंसॉल्वेंस प्रोटेंशनरी दिवाला पेशेवर, और तीसरा है आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सुरक्षा तंत्र। आईबीसी प्रक्रिया का निर्धारण जो है, ये बैंकरप्ट का प्रक्रिया का जो निर्धारण करता है, आईबीबीआई जो है आईबीसी प्रक्रिया का निर्धारण करता है तथा यह तय करता है कि इसमें किन नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर आईपी यह जो है आईबीसी प्रक्रिया का संचालन करता है। यह या तो पेशे से वकील होगा या एलएलबी डिग्री प्राप्त किया। जो आईपी होगा ना, या तो पेशे से वकील होगा या एलएलबी की डिग्री प्राप्त किया होगा। फिर आईपी के द्वारा आईबीसी प्रक्रिया का संचालन करने में उसे सूचना उपलब्ध कराने का कार्य आईयू द्वारा किया जाता है। भारत में आईयू का कार्य केवल नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जैसे बैंक लोन दी किसको, किसी व्यक्ति को या कंपनी को। अगर व्यक्ति को दी, ये जो एनपीए हो गया तो ये आईबीसी प्रक्रिया, इसका जो आईबीसी प्रक्रिया है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा। वहीं कंपनी को अगर लोन दिया जाएगा तो ये अगर एनपीए हो गया तो इसका आईबीसी प्रक्रिया जो है नेशनल कंपनी लोन ट्रिब्यूनल में जाएगा। व्यक्ति या कंपनी अगर दिवाला होती है तो आईबीसी दिवाला होकर मतलब एनपीए हो जाता है। ये एनबीसी प्रक्रिया के तहत दो जगह जा सकता है, डीआरटी और एनसीएलटी। एनसीएलटी होते हुए अगर आएगा
तो ये दिवालापन से दिवालापन में जाएगा, जिससे बैंक करप्ट होगा। बैंक करप्ट होगा मतलब इसका संपत्ति का विक्रय होगा, या तो सेल होगा या तो लिक्विडिटी होगा। सेल में क्या होगा कि पूरा का पूरा कंपनी किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और लिक्विडिटी में क्या होगा, कंपनी का कुछ प्रोडक्ट किसी और को बेच दिया जाएगा, किसी और टेबल किसी और को, मतलब जितना भी कंपनी डिवाइड हो जाएगा बेच के। इससे क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ये सेल करता है तो ये कंपनी चालू रहेगी, बस उसका ऑनरशिप बदल जाएगा। इससे जो क्या होगा, सेल करेगा तो बेरोजगारी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें बेरोजगारी पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, जिसपे आप कुछ वर्कर जो काम कर रहे थे उसकी वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सेल करना अच्छा होता है। कंपनी की आईबीसी प्रक्रिया। जब कोई दिवाला कंपनी जो है बैंक के लोन को एनपीए करती है, जब कोई दिवाला कंपनी जो है बैंक के लोन को एनपीए करती है, तो आईबीसी प्रक्रिया के तहत यह मामला एनसीएलटी में जाता है। जैसे आईबीसी प्रक्रिया के तहत दिवाला कंपनी को दिवालापन घोषित किया जाता है, एनसीएलटी में आवेदन कोई भी कर सकता है। एनसीएलटी में आवेदन कोई भी कर सकता है, जैसे स्वयं कंपनी, बैंक, सुरक्षित लेनदार या असुरक्षित लेनदार, वित्तीय लेनदार या गैर वित्तीय लेनदार। एनसीएलटी के पास जो है आवेदन को स्वीकार और गैर स्वीकार करने के लिए 14 दिन का समय होता है। यदि एनसीएलटी आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो आईबीसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके तहत आईबीसी प्रक्रिया का निर्धारण आईबीसी करता है, जबकि आईबीबीआई करता है, जबकि प्रक्रिया का संचालन जो है एनसीएलटी द्वारा आईपी, जो वही वकील या लॉयर, एलएलबी किया होता है, वकील हो या एलएलबी किया हो, को नियुक्त किया जाता है, जो कम से कम एलएलबी का डिग्री धारण किया हो। मतलब वकील ना भी हो लेकिन एलएलबी का डिग्री कम से उसके पास हो। आईबीसी प्रक्रिया का संचालन जो है आईपी करता है। वह इसके लिए समाधान प्लान बनाता है। समाधान प्लान बनने में उसे आईयू जो होता है वो सूचना देता है, आईपी को सूचना देता है, उपलब्ध कराती है। जब तक कंपनी का संचालन और प्रबंधन आईपी द्वारा होता है, समाधान प्लान का स्वीकृति के लिए आईपी द्वारा सीओसी, कमेटी ऑन क्रेडिटर, लेनदारों की समिति के पास, ये जो होता है ये लेनदार होता है, मतलब ये जो कोई कंपनी को उधार दिया होता है वो लेनदार के समूह होता है, जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर कहते हैं। इसके पास भेजा जाता है। इस समिति में केवल सुरक्षित और वित्तीय लेनदार को शामिल किया जाता है। सुरक्षित और वित्तीय लेनदार जो गिरवी लिया हो और वो सुरक्षित हो और वित्तीय लेनदार हो। वित्तीय लेनदार किसे कहते हैं, बैंक को ही वित्तीय लेनदार कहा जाता है। ये रहा, बैंक से उधार अगर लिया जाएगा तो उसे वित्तीय लेनदार कहते हैं। मतलब बैंक हो गया वित्तीय लेनदार। तो इसमें वित्तीय लेनदार को शामिल किया जाता है, या तो जो सुरक्षित मतलब जो गिरवी लिया होगा इसके बाद उधार दिया होगा उसी को सिर्फ शामिल किया जाता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर में शामिल किया जाता है। ठीक, कमेटी ऑफ क्रेडिटर द्वारा समाधान प्लान को यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह समाधान प्लान एनसीएलटी के पास भेजा जाता है। एनसीएलटी को स्वीकृति के पश्चात आईबीसी प्रक्रिया के तहत दिवाला कंपनी को दिवालापन घोषित कर दिया जाता है। अतः अब कंपनी को बाजार में विक्रय कर लेनदारों को भुगतान किया जा सकता है। इसमें भी सुरक्षित और वित्तीय लेनदार को वरीयता दी जाती है। मतलब जो सुरक्षित और वित्तीय लेनदार उसको सबसे पहले दिया जाएगा, उसका पूरा एनपीए चुकाया जाएगा उसको। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन के लिए जो है अधिकतम 330 दिन का समय दिया जाता है। देखिए फिर से का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, बैंक या कंपनी दिवाला एनपीए होती है, मतलब इसमें बैंक होता है, कंपनी होता है, सुरक्षित लेनदार होता है, सुरक्षित लेनदार होता है, वित्तीय, मतलब ये आवेदन करती है अपने एनपीए के लिए एनसीएलटी में। एनसीएलटी पास आवेदन दिया जाता है तो एनसीएलटी जो क्या करती है 14 दिन के लिए इसको देखती है पहले कि या कोई फ्रॉड तो नहीं है, मतलब सही में ये एनपीए है या नहीं है, तो इसको पूरा जाँच करती है। तब जाके ये अगर अस्वीकार कर दी तो बात खत्म हो गया। लेकिन अगर स्वीकार कर ली 14 दिन के बाद तो आईबीसी प्रक्रिया के तहत जैसे वो स्वीकार कर लेती है एनसीएलटी, तो
उस कंपनी या उस बैंक का संचालन, पूरा संचालन आ जाता है एनसीएलटी के पास, जब तक कि इसका पूरा समाधान प्रक्रिया खत्म ना हो जाए। इसके बाद क्या होगा, वो स्वीकार कर लेगी। स्वीकार करने के बाद आईपी को नियुक्त किया जाएगा, जो वही जो वकील या एलएलबी धारक होता है, जो एनसीएलटी द्वारा एनसीएलटी द्वारा जो होता है नियुक्त किया जाता है, जिसमें आईयू जो है सूचना और आईबीसी को प्रक्रिया का संचालन। आईयू जो है आईपी को सूचना देता है उस पूरे एनपीए के बारे में, ये क्या है या कैसा है। तो फिर आईपी जो इसका निर्धारण करेगी, आईबीबीआई जो इसका निर्धारण करेगी किस प्रकार इसका समाधान किया जाए। तो वो समाधान प्लान पूरा बनाएगी। समाधान प्लान बनाने के बाद सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास भेजा जाएगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर या तो अगर 2/3 भाग से स्वीकार हो गया तो फिर इसको एनसीएलटी में लाया जाएगा। तो ये पहले बता चुका है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर में सुरक्षित लोन जो दिया होगा, लेनदार जो होगा वो आएगा, और वित्तीय लेनदार होगा जो वो आएगा। सिर्फ ये दोनों आएगा, और इसका 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया तो एनसीएलटी के पास जाएगा और इसका संचालन शुरू हो जाएगा, और उसे इस पूरी प्रक्रिया को दिवालापन कहेंगे। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है दिवाला से दिवालापन होता है, और जिससे एनपीए, और इसमें ये सब पूरे प्रक्रिया होने के बाद जो है उस कंपनी का संपत्ति का विक्रय होने लगेगा। दिवालापन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद वो कंपनी का जो सेल होगा या लिक्विडेटेड होगा, जिसमें धन लेनदार को भुगतान किया जाएगा। इसमें भी होगा सबसे पहला वित्तीय लेनदार और सुरक्षित लेनदार, ये दोनों को सबसे पहले एनपीए का भुगतान किया जाएगा, इन दोनों को। आईबीसी ने देश में एनपीए की समाधान प्रक्रिया को तीव्र किया है। पूर्व में इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करने के न्यूनतम जो था 3 से 4 वर्ष का समय लगता था। उल्टा लिखा गया, 3 से 4 वर्ष का समय लगता था, जो अब तीव्र होकर अधिकतम 330 दिन हो गया है। इस कारण बैंक के एनपीए में भारी कमी आई है। वर्ष 2015-16 में बैंक का एनपीए लगभग 7 से 8% था, जो वर्ष 2023 में 15-16 में 7 से 8 था, जो 2023 में है जीएनपीए मतलब 4%। इसमें प्रावधान भी जुड़ा होगा, प्रावधान इसमें होगा, और एनएनपीए जो 1% हो गया है। अब पढ़ते हैं देश में भूमि का वितरण। देश में भूमि का वितरण जो है, कृषि भूमि 60% है, और 15% अन्य आर्थिक क्रियाकलाप है, और 20% सघन वन है, और 5% जो है आंकड़ा अभी सही से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।